बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मियाना रवी इख्तियार की वो शख्स कभी तंगदस्त नहीं होगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चार्ज टू मैस रेशो। सबसे पहले चार्ज टू मैस रेशो हमारे किस काम आती है? चार्ज टू मैस रेशो इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स। हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, कुछ का चार्ज सेम है, कुछ का मैस सेम है, तो पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनकी चार्ज टू मैस रेशो को फाइंड करते हैं। चार्ज टू मैस रेशो से मुराद है पार्टिकल का चार्ज ओवर पार्टिकल का मैस। अगर हम मिसाल के तौर पे न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का चार्ज ज़ीरो है तो उसकी चार्ज टू मैस रेशो ज़ीरो हो जाएगी। और अगर हम मैस टू चार्ज रेशो की बात करें, क्योंकि चार्ज न्यूट्रॉन का ज़ीरो है तो उसकी मैस टू चार्ज रेशो इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो बराबर है 1.75 10⁻11 और इसका यूनिट चार्ज का कूलम और मैस का पर केजी है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा है, तो प्रोटॉन की चार्ज टू मैस रेशो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो से 1836 टाइम्स कम हो जाएगी। इसी तरह आप अल्फ़ा पार्टिकल की चार्ज टू मैस रेशो फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन से 2 गुना ज़्यादा है और मैस प्रोटॉन से 4 गुना ज़्यादा है, तो अल्फ़ा पार्टिकल की चार्ज टू मैस रेशो प्रोटॉन से हाफ हो जाएगी। चार्ज टू मैस रेशो ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द पार्टिकल। अगर हम वोल्टेज चेंज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, कम कर दें, इनसे चार्ज टू मैस रेशो पे कोई असर नहीं होगा। ये सिर्फ नेचर ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। डिफरेंट पार्टिकल के लिए चार्ज टू मैस रेशो डिफरेंट होगी और सेम पार्टिकल के लिए चार्ज टू मैस रेशो हमेशा फिक्स रहेगी। तो अगर हम किसी पार्टिकल की चार्ज टू मैस रेशो फाइंड करें तो इससे हमें पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा पार्टिकल है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू डिटरमिन द चार्ज टू मैस रेशो। किसी भी पार्टिकल की चार्ज टू मैस रेशो फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसका फार्मूला है Fm = QV×B। और ये जो फोर्स है ये हमेशा वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होती है और ये फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि यहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो उनसे जो नया वेक्टर बनता है वो उन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। इसलिए ये वाली जो फोर्स है ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। अब हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशो को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फर्ज करो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अप्लाइड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, और इसमें हम थ्रो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखो, जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे। इस लम्हे वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ ये डायरेक्शन है अपवर्ड, तो लेफ्ट हैंड पाम रूल के मुताबिक लेफ्ट हैंड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो हम राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करते। तो उंगलियां हम करेंगे फील्ड की तरफ और थंब हमारा होगा वेलोसिटी की तरफ, तो जिधर पाम होगी उस तरफ को फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर आप देखो पाम की डायरेक्शन इस तरफ है तो इस पोजीशन पे लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में होगी और ये इसको टूवर्ड्स राइट बेंड कर देगी। इस पोजीशन पर उंगलियां फील्ड की तरफ, थंब वेलोसिटी की तरफ, तो पाम इस डायरेक्शन में है तो लगने वाली फोर्स इस डायरेक्शन में होगी और ये इसको नीचे की तरफ बेंड कर देगी। इस पोजीशन पे उंगलियां फील्ड की तरफ, थंब वेलोसिटी की तरफ, तो पाम की डायरेक्शन इस तरफ है तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा और ये लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगा और इस पोजीशन पे वेलोसिटी उंगलियां फील्ड की तरफ और थंब वेलोसिटी की तरफ,
तो पाम की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो यहाँ पर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। आप देखो हर इंस्टेंट पे जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है। तो इसका मतलब ये वाली जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है। अब मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है -e के बराबर, तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। Q की जगह पर हम लिख देंगे -e, तो फार्मूला बनेगा -ev क्रॉस b। अब क्योंकि यहाँ पे हमने वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, तो जो हमारा एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बनेगी EVB। अब क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, तो इसका मतलब इट मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है EVB और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r। तो यहां से एक v कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास m इधर आ गया, E/m इज इक्वल टू v/br। तो ये हमारे पास चार्ज टू मास रेशो का फार्मूला बन गया। अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड पता हो और उनके ऑर्बिट का रेडियस पता हो और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का पता हो, तो हम उनकी चार्ज टू मास रेशो को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से रेडियस के फार्मूले को अलग करें, तो ये r इधर आ जाएगा, m इधर आ गया, e इधर नीचे आ जाएगा, तो आपके पास r का फार्मूला बनेगा mv/eb। आप जरा गौर करें, जो रेडियस है वो पार्टिकल के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिन पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उनके सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं, तो क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो प्रोटॉन का ऑर्बिट का रेडियस भी ज्यादा होगा और प्रोटॉन एक बड़े सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास कम है तो उसके सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी कम होगा और इलेक्ट्रॉन एक छोटे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। तो रेडियस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिफ्लेक्शन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो पार्टिकल छोटे सर्कल में मूव कर रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है और मास कम है। तो जो पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो स्मॉल मास वाला होगा और जो पार्टिकल कम डिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो ग्रेटर मास वाला होगा। रेडियस और डिपेंड कर रहा है स्पीड पे। अगर हम इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से फेंकेंगे तो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी ज्यादा होगा और अगर हम कम वेलोसिटी से फेंकेंगे तो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी कम होगा। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कम हो जाएगा। अगर हम ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर छोटा सर्कल बनेगा और अगर हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कम करने की वजह से सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो रेडियस है ये पार्टिकल के मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, ये पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रहा है, मास के डायरेक्टली है, स्पीड के भी डायरेक्टली है, मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली है, पार्टिकल के चार्ज के भी इनवर्सली है और ये पार्टिकल के मोमेंटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाएगा तो आप उसके रेडियस के बारे में बता सकते हैं इस रिलेशन को इस्तेमाल करके। अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड करना चाहें तो हम v की जगह पर r ओमेगा पुट कर देंगे। हमने एंगुलर मोशन में पढ़ा है जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है r ओमेगा। तो हम v की जगह r ओमेगा लिखेंगे तो यहाँ से r के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें ओमेगा का फार्मूला मिल जाएगा, दैट इज EB/m। तो आप देखो जो एंगुलर वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। ज्यादा चार्ज होगा पार्टिकल का तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा होगी और अगर चार्ज कम होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कम होगी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ा देते हैं तो ये पार्टिकल ज्यादा स्पीड से घूमना शुरू कर देगा और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की ताकत कम कर देंगे तो ये पार्टिकल कम स्पीड से घूमना शुरू कर देगा। और अगर पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। फर्ज करो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कर देते हैं, तो क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी और वो स्लो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि कम है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी और वो फास्टर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला फाइंड करना चाहें तो ओमेगा की जगह पे हम लिख देंगे 2πf, 2π इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है EB/m। और आप देखो फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल उसी तरह चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास ऑफ द पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अगर हम टाइम पीरियड का रिलेशन देखना चाहते हैं तो यहां से टाइम पीरियड का रिलेशन फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगा, दैट विल बी 2 पाई m ओवर EB। तो अब देखो जो पार्टिकल का टाइम पीरियड है वो मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की ताकत बढ़ा देते हैं तो जो पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसके टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कम कर देते हैं तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। और जो टाइम पीरियड है वो चार्ज के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो टाइम पीरियड है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका मैस ज्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाए तो प्रोटॉन का मैस ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन का मैस कम है तो उसका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मैस रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन चार्ज टू मैस रेशियो फाइंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस मालूम होना चाहिए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनविजिबल होते हैं, जब तक वो हमें नजर नहीं आएंगे तो उनका पाथ नजर नहीं आएगा, तो तब तक हम उनके रेडियस को, ऑर्बिट के रेडियस को फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो रेडियस को मालूम करने के लिए साइंसदानों ने क्या किया, एक ग्लास बल्ब लिया जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया एट लो प्रेशर, और इसको एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जब हमने इलेक्ट्रॉन थ्रो किए तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना शुरू हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है, रास्ते में हाइड्रोजन एटम आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उस एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और उस एटम को एक्साइट कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन खुद हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो ये लाइट का फोटोन एमिट करेगा। इस तरह जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे वहां से लाइट के फोटॉन्स एमिट होंगे, यानी लाइट एमिट होगी। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो विजिबल हो जाएगा, और उसका हम डायमीटर फाइंड कर लेंगे, और फिर उसको डायमीटर फाइंड करके उसको हम हाफ कर देंगे तो वो उसका रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन का रेडियस मालूम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड का पता कैसे लगाएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन हम थ्रो कर रहे हैं इनको इलेक्ट्रॉन गन की मदद से एक्सेलरेट करके थ्रो किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन गन के अंदर कैथोड और एनोड में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे बिटवीन एनोड एंड कैथोड वो बराबर होगी EV। तो काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं वो EV के बराबर है। तो याद रखो जो भी चार्ज पार्टिकल का एनर्जी गेन करता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट किया जाए तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है और वोल्टेज भी सेम है। जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो मैस ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल तीनों को वोल्टेज से एक्सेलरेट करें तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा है, डबल है इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से, तो इसलिए वो डबल काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास हाफ mv², तो ये बराबर होगा EV। ये कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से हम स्पीड का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m इधर आके डिवाइड हो जाएगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्पीड का फार्मूला हमें मिल गया। और आप देखो जो किसी भी पार्टिकल की स्पीड है जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए तो वो डिपेंड करती है चार्ज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे एंड मैस पे। जितना मैस ज्यादा होगा उतनी वो कम स्पीड गेन करेगा, और जितना मैस कम होगा उतनी वो ज्यादा स्पीड गेन करेगा। मिसाल के तौर पे अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए तो चार्ज दोनों का सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, लेकिन प्रोटॉन का मैस ज्यादा है तो वो स्पीड कम गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन का मैस कम है तो वो स्पीड ज्यादा गेन करेगा। अगर यही स्पीड की वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट कर दें तो हमें चार्ज टू मैस रेशियो की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 2v/b² r²। तो अब हमें कैथोड और एनोड में पोटेंशियल डिफरेंस का पता होगा इलेक्ट्रॉन गन के लिए, और सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है, इसकी स्ट्रेंथ भी हमें मालूम होगी। तो इन तीनों की मदद से हम उस चार्ज पार्टिकल की चार्ज टू मैस रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।